हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ औद्योगिक क्रांति का पार्ट 2। मित्रों, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जो बाकी रह गया था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के क्या कारण थे, और उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से औद्योगिक क्रांति के दौरान कौन कौन से नवीन आविष्कार हुए, कौन कौन सी मशीनों का आविष्कार हुआ, उसके बारे में जानते हैं मित्रों। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मित्रों, औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कल बता रही थी कि इंग्लैंड में ये औद्योगिक क्रांति क्यों होती है। इंग्लैंड में मित्रों औद्योगिक क्रांति होने के बहुत से कारण थे। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड का जो यूरोपीय देशों के अंदर जो इंग्लैंड का वर्चस्व था, इंग्लैंड की जो साम्राज्यवादी नीति थी, औपनिवेशिक उसका साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ था, यूरोप की जो अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था थी उस टाइम में, औद्योगिक क्रांति के टाइम में अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने की जिम्मेदार है मित्रों। कैसे? क्योंकि उस समय क्या था, यूरोप में चारों तरफ शांति थी राजनीतिक रूप से, कहीं राजतंत्र था, यूरोप के अधिकांश देशों में राजतंत्र था और कहीं पर संसदीय शासन की स्थापना हो रही थी। इसलिए कहीं भी युद्ध की स्थिति नहीं, चारों तरफ शांति व्यवस्था थी और ये क्या था, अनुकूल वातावरण था औद्योगिक क्रांति के लिए। अब मित्रों, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हुआ कि श्रम व्यवस्था थी वो भी बढ़ गई थी, श्रमिकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई थी। यूरोप के जो विभिन्न देश थे उनमें लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उस टाइम में, और इससे क्या है कि श्रमिकों की व्यवस्था हो गई। यूरोप में सस्ते श्रम की व्यवस्था हो गई। सस्ते श्रम की व्यवस्था हो गई तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ कि अन्य महाद्वीपों की तुलना में जनसंख्या तेजी से विस्तार और इंग्लैंड के द्वारा अफ्रीका व भारत से, ये जो इंग्लैंड था मित्रों, अफ्रीका और भारत क्या थे, इसके उपनिवेश थे 18वीं 19वीं शताब्दी में। तो इनके द्वारा यहाँ से ये दासों को लेके जाते थे इंग्लैंड में, और उनसे क्या है कि वहाँ पर श्रम उत्पादन कार्य में श्रम करवाया जाता था। तो इस तरह इसके लिए मतलब औद्योगिक क्रांति की अनुकूल स्थितियाँ बन रही थी। उसके बाद हम जानते हैं अन्य कारणों में बाड़बंदी। बाड़बंदी क्या चीज़ थी मित्रों? औद्योगिक क्रांति के दौरान आर्थर यंग नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा एक सुझाव दिया गया कि अगर छोटे छोटे कृषि क्षेत्रों को मिलाकर अब बड़े खेतों का निर्माण कर दिया जाए, बड़े कृषि क्षेत्रों का निर्माण कर दिया जाए तो ये क्या है, खेती में अभूतपूर्व प्रगति हो सकती है मित्रों। आर्थर यंग ने क्या कहा कि अगर छोटे छोटे जो खेत हैं, छोटे छोटे जो खेती के क्षेत्र हैं उनको मिलाकर और बड़े बड़े जो खेत है, कृषि क्षेत्र बना दिए जाए तो खेती में अभूतपूर्व विकास हो सकता है, कृषि क्षेत्र में विकास हो सकता है। आर्थर यंग को कृषि का मसीहा कहा गया। इंग्लैंड में क्या कहा गया? कृषि का मसीहा। इस प्रकार मित्रों कृषि के क्षेत्र में भी वहाँ एक प्रगति सी आ गई इस विचार के कारण। एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक वो पत्रिका उनके द्वारा निकाली गई, आर्थर यंग के द्वारा। एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई और इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने नई खेती का प्रचार किया। और 1792 से लेकर 1815 के मध्य कई बाड़बंदी अधिनियम आए इंग्लैंड में, जिनसे क्या है कि बड़े बड़े कृषि फार्मों का निर्माण हुआ। बड़े बड़े कृषि फार्मों का निर्माण हुआ। अब बड़े बड़े कृषि फार्मों का निर्माण होने से मित्रों उद्योग जो कृषि थी उसका व्यवसायीकरण भी होने लगा। अब मित्रों पढ़ते हैं टाउनशेड योजना। ये टाउनशेड योजना क्या थी? टाउनशेड योजना, ये जो टाउनशेड थे एक व्यक्ति थे और इन्होंने भी कृषि के क्षेत्र में एक नई चीज़ बताई कि जब हम गेहूं, शलजम और जौ को मित्रों 3 फसलों को अगर निश्चित क्रम में बोएं तो ज़मीन को खाली रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक साल में जब एक फसल हम काट लेते हैं तो उसके बाद थोड़े टाइम के लिए हम ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं ताकि जो आगे फसल बोई जाए उसका उत्पादन अच्छा हो और ज़मीन की उर्वरता नष्ट ना हो। लेकिन इन्होंने कहा कि अब ये खाली छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़मीन को खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लो कि हम अपने खेत में गेहूँ, जौ और शलजम बोते हैं तो उनको एक निश्चित क्रम में बो दें तो ज़मीन क्या है, खाली रखने की ज़रूरत नहीं है और ज़मीन से प्रत्येक वर्ष उत्पादन प्राप्त
किया जा सकता है प्रत्येक वर्ष उत्पादन। तो ये कृषि के क्षेत्र में जब नए नए विचारों को अपनाया जाने लगा तो कच्चे माल के लिए भी ये जो इनकी विचार थे वो सहायक थे, क्योंकि हर वर्ष जब उत्पादन होगा तो कच्चे माल की कमी नहीं आएगी और भरपूर मात्रा में कच्चा माल प्राप्त होगा, तो औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक था मित्रों। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं जेथरो टल। जेथरो टल ने क्या नई तकनीक दी, क्या नया विचार दिया? तो मित्रों जेथरो टल जो थे इन्होंने सीडलिंग ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। सीडलिंग ड्रिल, ये सीडलिंग ड्रिल मशीन का क्या काम था मित्रों, ये जानते हैं। तो सीडलिंग ड्रिल मशीन जो थी ये बीज बोने का काम करती थी मित्रों, निश्चित क्रम में और निश्चित जो गहराई है उसमें ये एक मशीन थी जो खेतों में निश्चित क्रम में, सही कतार में और सही परिणाम में, कैसे मित्रों, निश्चित क्रम, सही कतार व सही परिणाम प्राप्त करने के लिए ये मशीन जो है सीडलिंग ड्रिल, जिसका आविष्कार जेथरो टल ने किया, और इसके द्वारा बीज बोए जाते थे मित्रों। और ये जो मशीन थी मित्रों, मैं आपको चित्र बना के बताती हूँ, कुछ इस तरह की थी। यहाँ पर एक जैसे एक टोकरी सी लगी थी, नीचे एक जैसे एक डंडा और एक गाड़ी, मतलब एक पहिया तो इधर और एक पहिया इधर, और इस पाइप से क्या है कि बीज गिरते थे, जहाँ जहाँ ये मशीन आगे चलती थी बीज गिरते थे। लेकिन इसमें कुछ सिस्टम था कि इसके अंदर बीज जो थे वो एक कतार में और सही क्रम में बोए जाते थे। तो इस मशीन के द्वारा क्या हुआ कि उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके बाद मित्रों पढ़ते हैं रॉबर्ट बैकवेल। ये जो व्यक्ति जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के दौरान नए नए आविष्कार किए, नई नई मशीनें बनाई, उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ मित्रों, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट बैकवेल ने क्या किया कि उत्तम नस्ल के पशुओं की प्रजनन की विधि बताई। प्रजनन, पशुओं में हम उत्तम नस्ल के पशु कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रजनन विधि का इन्होंने हमको विचार बताया। और बैकवेल ने भेड़ों की मित्रों नई एक प्रजाति की खोज की, और इस प्रजाति का नाम क्या था, लिवेस्टर। क्या नाम था, लिवेस्टर। भेड़ों की नई प्रजाति, लिवेस्टर क्या थी, भेड़ों की नई प्रजाति, और इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट बैकवेल। रॉबर्ट बैकवेल ने क्या बताया कि हम उत्तम नस्ल के पशुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इनकी प्रजनन की विधि को कैसे सुधार कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों पढ़ते हैं बाल लिविंग। बाल लिविंग ने क्या नया आविष्कार किया मित्रों, इसके बारे में जानते हैं। बाल लिविंग इन्होंने कहा कि भूमि की उर्वरता बढ़ाए रखने के लिए उसमें पोटेशियम व नाइट्रोजन, जो आजकल खेतों में छिड़कना आम बात हो गई है मित्रों, पेस्टिसाइड जिनको संयुक्त रूप से बोला जाता है, पोटेशियम और नाइट्रोजन, ये खाद के रूप में अगर खेतों में ना दी जाए तो इससे क्या है कि भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। इसलिए उचित मात्रा में इनको खेतों में देना खाद के रूप में ज़रूरी है। ये बात किसने बताई मित्रों, बाल लिविंग ने। एक बाल लिविंग नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने ये बात बताई। इसके बाद मित्रों पढ़ते खेती के क्षेत्र में एक व्यक्ति और थे जिन्होंने नवीन आविष्कार किया, उनका नाम है एली व्हीट। ये मित्रों अमेरिका के थे। एली व्हीट कहाँ के थे, अमेरिका के, और इन्होंने अनाज से भूसा अलग करने की मशीन बनाई। अनाज से भूसा, यानी कि अब जब अनाज खेतों में उगकर तैयार हो जाता है, जैसे गेहूं, तो गेहूं से जो छिलका है वो अलग करने की एक मशीन बनाई। किसने बनाई मित्रों, क्या नाम था इनका, एली व्हीट। तो मित्रों ये जो फैक्ट है ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद मित्रों जानते हैं साइरस मैकोगोर्मिक। साइरस मैकोगोर्मिक, इन्होंने क्या नया आविष्कार किया मित्रों, इन्होंने एक फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया। अब फसल भी क्या है, एक मशीन द्वारा कटेगी, और इस मशीन का आविष्कार साइरस मैकोरिम ने किया। मैकोगोर्मिक, फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया। अब क्या है, ज़्यादा और कम समय में क्या है कि फसल काटी जा सकती थी। फसल काटने की मशीन का आविष्कार,
साइडस मैकोकोरिम ने किया। अब क्या है मित्रों, इंग्लैंड में जब ज़्यादा आविष्कार होने लगे, ज़्यादा मशीनों बनने लगी, नई नई मशीनें आ गई, नई नई तकनीकें आ गई, तो सिंडर नाम के एक व्यक्ति है, सिंडर नाम एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के आविष्कारों की विशेषता की आविष्कारों के द्वारा ही यहाँ पे नए आविष्कार हो रहे थे, आविष्कारों के द्वारा ही नए आविष्कार हो रहे थे, आविष्कारों के द्वारा नए आविष्कार। तो मित्रों ऐसे क्या है कि ये जो जब तकनीकी क्षेत्र में नवीन नवीन आविष्कार हुए, नई नई मशीनों का निर्माण हुआ, तो कृषि में भी वृद्धि होने लगी। और सबसे ज़्यादा जो आविष्कार थे ये नवीन तकनीकी के, वो इंग्लैंड में हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि इंग्लैंड में मित्रों एक संस्था थी जिसका नाम था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ये क्या है, इन नवीन आविष्कारों को प्रोत्साहन दे रही थी और इसके पीछे इसका मेन हाथ था कि इस संस्था के कारण ही नवीन आविष्कार हो रहे थे। अब जानते हैं मित्रों कि नवीन आविष्कारों के दौर में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, वस्त्र उद्योग में कौन से नवीन आविष्कार हुए, कौन सी नई मशीनें आई जिनके कारण वस्त्र उद्योग जो इतनी तेज़ी से वृद्धि कर गया। तो वस्त्र उद्योग में जो नए नए आविष्कार हुए और नए प्रभाव पड़े औद्योगिक क्रांति का, इनमें क्या हाथ रहा मित्रों जानते हैं। तो मित्रों पहला जो सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा वो पड़ा जॉन के नामक एक व्यक्ति थे, उनके फ्लाइंग शटल का आविष्कार करने से। जॉन के नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने कौन सी मशीन का आविष्कार किया? फ्लाइट शटल। इसके बाद मित्रों हम नाम पढ़ते हैं जेम्स हारग्रीव्स का। जेम्स हारग्रीव्स, इन्होंने क्या किया मित्रों? इन्होंने स्पिनिंग मशीन, स्पिनिंग जेनी नामक मशीन बनाई। और मित्रों इसके बाद नाम आता है रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट इन्होंने 1769 में वाटर फ्रेम का आविष्कार किया मित्रों। क्या किया? वाटर फ्रेम। ये मित्रों वाटर फ्रेम जो था वो औद्योगिक क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी, बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार था मित्रों। फिशर के द्वारा कहा गया कि वाटर फ्रेम के आविष्कार ने सूती वस्त्र उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। मतलब वाटर फ्रेम का जो आविष्कार था वो सूती वस्त्र उद्योग में एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आता है। कारखाना पत्ती का जो जन्म था वो वाटर फ्रेम के आविष्कार के बाद ही शुरू होता है मित्रों। पहले जो हाथों से कपड़ा बनाया जाता था घरों में, कुटीर उद्योग में लोग जो थे वो मिलकर बैठ जाते थे और जुलाह वगैरह जिनको कहते हैं भाई हाथ से कपड़ा बुनने का काम होता था। लेकिन जब ये वाटर फ्रेम नामक मशीन आ गई जिसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया, तो क्या हुआ कि कपड़ा जो था वो कारखानों में बनने लग गया मित्रों, बड़ी बड़ी मशीनों से। और इस वाटर फ्रेम मशीन ने इसमें अपना बड़ा योगदान दिया। उद्योग के क्षेत्र में मित्रों जल शक्ति से चलने वाली वाटर फ्रेम पहली मशीन थी। वाटर फ्रेम क्या थी? पहली मशीन थी जो जल शक्ति से चलती थी। जल शक्ति से, ये क्या थी? औद्योगिक क्षेत्र की पहली मशीन थी जो जल शक्ति से चलती थी मित्रों। ये जो पॉइंट है, ये जो फैक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप नोट करें और इसे याद करें मित्रों। 1769 में ही मित्रों जेम्स वाट नाम के एक व्यक्ति थे। 1769 में जेम्स वाट नाम के एक व्यक्ति थे और इन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया मित्रों। तो ये एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन था कि भाप इंजन का आविष्कार होता है मित्रों। भाप इंजन किसने किया? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया, भाप इंजन का आविष्कार। तो ये भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। और यहीं से क्या है, वास्तविक रूप से जब भाप इंजन का आविष्कार हो जाता है तभी क्या है, औद्योगिक क्रांति को बहुत बड़ी गति मिलती है। और यहीं से क्या है, रियल में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है औद्योगिक क्रांति की वास्तविक शुरुआत? औद्योगिक क्रांति की वास्तविक शुरुआत 1769 में जेम्स वाट के वाष्प इंजन के आविष्कार से स्टार्ट होती है मित्रों। अब मित्रों अब अगला नाम लेते हैं, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सैमुअल क्रॉम्पटन। क्या नाम है?
सैमुअल क्रॉम्पटन। सैमुअल क्रॉम्पटन ने मित्रों आविष्कार किया स्पिनिंग जेनी व वाटर फ्रेम, दोनों को इन्होंने मिला दिया। स्पिनिंग जेनी जिसका आविष्कार हावरग्रीव्ज ने किया था और वाटर फ्रेम जिसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, इन्होंने इन दोनों को मिला दिया। सैमुअल नाम से ही पता चला, इनको सैमुअल कर दिया और म्यूल नामक एक मशीन का आविष्कार किया। म्यूल नाम मशीन का आविष्कार किया मित्रों इन्होंने। स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम को मिलाकर सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल नामक मशीन का आविष्कार किया। रिचर्ड रॉबर्ट्स व एलियास होन के द्वारा संचालित मशीनों का आविष्कार किया गया। रिचर्ड रॉबर्टसन व एलियास होन के द्वारा संचालित स्वचालित मशीनें भी औद्योगिक क्रांति के दौरान बनी। स्वचालित मशीनें, स्वचालित जो अपने आप चलती थी मित्रों, इनको चलाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं थी। स्वचालित मशीनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रिचर्ड रॉबर्ट्स व एलियास होन के द्वारा इन मशीनों का निर्माण किया गया मित्रों। और एलियास होन के द्वारा सिलाई मशीन का भी आविष्कार किया गया। एलियास होन के द्वारा सिलाई मशीन का भी आविष्कार किया गया। ये एक अभूतपूर्व प्रगति थी मित्रों विज्ञान के क्षेत्र में। एलियास होन के द्वारा सिलाई मशीन जिसके द्वारा कपड़े सिले जाते हैं, उस मशीन का जो आविष्कार है वो एलियास होन ने किया। सिलाई मशीन का आविष्कार। तो मित्रों इस तरह ये औद्योगिक क्रांति में जो वस्त्र उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग, उसमें भी नवीन मशीनों के आने से अभूतपूर्व प्रगति हुई और वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया है पहले से अधिक आसान हो गई। इसी कारण क्या है कि जो वस्त्र निर्माण का कार्य है वो तेजी पकड़ने लगा। इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि लौह उद्योग में आखिर क्या परिवर्तन हुए। लौह उद्योग में क्या क्या ऐसी मशीनें आई जिनसे लोहा जो है वो इतनी प्रगति पे पहुंच गया मित्रों। तो लुडिजन आंदोलन जो था वो लौह उद्योग में संबंधित था। लुडिजन आंदोलन क्या था मित्रों, इसके बारे में जानते हैं। लुडिजन आंदोलन के बारे में मित्रों हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज इसी वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।